नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड ही नहीं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी हम एनालाइज करेंगे, इनके सारे आर्टिकल्स को इवैल्यूएट करेंगे और कॉज और इफेक्ट, इन दोनों चीज़ों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, बिजनेस इवेंट्स हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। तो शुरुआत करूंगा मैं आज कुछ बढ़िया आर्टिकल से। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिलीफ, हेल्थ इंश्योरेंस पे काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि गवर्नमेंट इतना जीएसटी क्यों लगाती है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहती है, और ये एक नेसेसिटी है हर एक इंसान के लिए। तो यहाँ पे 18% का टैक्स क्यों लग रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस आने हैं, वो डिस्कस करेंगे। यूएस से करीब $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो चुकी है। अभी तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या है और कहाँ पे आई है इन्वेस्टमेंट। यूएस, ब्रिटेन एंड ईयू ये साइन करे हैं दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल एआई ट्रीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रीटी। तो क्या है ये और क्या इंडिया के पास भी ऐसा कुछ है। फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम राइट फ्रेमवर्क के बारे में, जहां इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके ऑल्टरनेटिव्स। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक प्लेयर्स, इनकी बात करेंगे क्योंकि इनके लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। अभी दिवाली और दशहरा आने वाला है और बिग बिलियन डेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। डीमैट अकाउंट्स फिर से नया रिकॉर्ड बना चुके हैं इंडिया में। 171 मिलियन इज द न्यू रिकॉर्ड। इसके बाद डिस्कस करेंगे एमएफआई प्रोस्पेक्ट में ग्रोथ। ये एक सेक्टर है जहां ओवरऑल स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो सिर्फ एक दो कंपनीज के ही चल रहे हैं। ये है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, काफी पसंद है इंडिया में लोगों को। तो इसके सेक्टर के आउटलुक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कार्स के बारे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेंट्री क्राइसिस हो गई है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो गई है। एंड बात करेंगे स्टेट्स की। स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर 17% कम हो गया है। तो क्यों स्टेट्स पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है इनके पास? और फिर बात करेंगे आखिरकार एड टेक सेक्टर की। एड टेक जैसे कि बायजूस और इसके अलावा दूसरी कंपनीज जो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आती हैं, जहां फंडिंग 87% कम हो गई है। बायजूस एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा कि इसका इंपैक्ट दूसरी कंपनीज के फंडिंग पे कैसे पड़ रहा है। अब मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। अगर इंडिया में आप बाय करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी आपको देना पड़ता है करीब 18% जीएसटी। आई होप एवरीबडी अग्रीज। ओवरऑल अगर आप देखें, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, मंडे को इन्होंने मीटिंग की और कहा है कि डिसाइड करेंगे 4 ऑप्शंस पर, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्सेशन में। एक होगा कॉस्ट टू एक्सचेकर, पोटेंशियली रेंजिंग फ्रॉम 650 करोड़ से 3500 करोड़। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये एमर्ज हुए हैं डिटेल एनालिसिस से बाय काउंसिल्स फिटमेंट पैनल, और ये इंक्लूड करता है रेवेन्यू ऑफिशियल्स, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे, जीएसटी के रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे सबमिट की जाएगी डिटेल रिपोर्ट कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। जहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के पे 0 टैक्स कर दिया जाए, फुल एग्जाम्पशन दे दिया जाए, तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम काफी सस्ते हो जाएंगे। एंड जरूर और लोग ये न्यूज सुनकर अपने कवर को शायद इंक्रीज कर लें, शायद और बेटर कर लें। तो जीएसटी रेट जो है ये या तो फुल एग्जेम्प्ट हो सकता है या फिर यहाँ रिडक्शन हो सकता है जीएसटी रेट में फ्रॉम 18% टू 5%। ये भी बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। तो इस पे 18% टैक्स करना बिल्कुल सही नहीं है और इसको लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सीज काफी दिनों से चल रही हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि हमने बोला 4 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, एक फुल एग्जाम्पशन, एक 18% से 5% पे ले आना, एक यह है कि एग्जाम कर देना प्रीमियम पेड बाय सीनियर सिटीजन्स और प्रीमियम्स विद कवरेज अप टू 5 लाख। तो जिसके पास 5 लाख तक कवर है वो वैसे ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आता होगा हमें लगता है, तो उसके लिए आप एग्जाम कर दो और सीनियर सिटीजन्स के लिए आप एग्जाम कर दो, ये आप कर सकते हो। और ईच ऑफ द 4 प्रपोजल्स जो हैं ये कैरी करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। जैसे किसी में गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ का फटका लगेगा, किसी में 1,700 करोड़, किसी में 2,100 और किसी में 650 करोड़ का फटका लग सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल सेपरेट मूव में पैनल ने ये भी कहा है कि कंसिडर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जेम्प्टिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर जीएसटी एट ऑल, मतलब पूरा ही एग्जाम कर सकते हैं ये, या फिर लिमिट कर सकते हैं एग्जाम्पशन को टू टर्म इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज या री इंश्योरेंस, जहां पे इम्पैक्ट 210 करोड़ का ओवरऑल होगा। तो यहाँ पे काफी बढ़िया न्यूज आ सकती है हम सब लोगों के लिए, जहाँ पे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर ओवरऑल कम हो जाएंगे, क्योंकि पूरी फैमिली है एंड पूरी फैमिली का आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर करना चाहते हो तो काफी बर्डन आ जाता है ओवरऑल हमारे बजट्स पे, अगर काफी बड़ा टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो
जरूर मुझे लगता है इससे आप अगर लाइफ इंडिया में अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज देखिएगा तो मैं बोलूंगा काफी प्रीमियम पे ट्रेड करती है। अगर एवरेज पी रेशियो भी देखिएगा तो इनका 60 से 100 के बीच में है। चाहे आप देखें HDFC हो गया, HDFC लाइफ करीब 700 750 के आसपास चल रहा होगा। इसके अलावा ICICI अगर आप देखें जनरल इंश्योरेंस है, राइट, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज है, मैक्स से लेके बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, जरूर चेकआउट करिए। और काफी बढ़िया ग्रोथ इस सेक्टर में मुझे लगता है आगे हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी कवर बहुत कम है और जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है लोग अपना कवर भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं तुरंत से अगले आर्टिकल पे। यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स की है इंडिया में। $50 बिलियन मतलब कि करीब करीब 4.5 लाख करोड़ मैं कहूंगा। एंड ग्लोबल फर्म्स ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने सप्लाई चेन को और रेजिलियंट बनाए, मजबूत बनाए। कैसे मजबूत बनाओगे? देखो, आप कभी भी ना अपने आप को कमजोर तब बनाओगे जब आप एक ही चीज पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड करोगे। जैसे एक ही हम उन कंपनीज को ना कम थोड़ा मैं कहूंगा वैल्यू करते हैं अगेंस्ट दूसरी कंपनीज। अगर दूसरी कंपनी का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो, वो 3-4 सेक्टर में बिजनेस कर रहा है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, या फिर एक कंपनी हो गई जो सिर्फ एक ही काम कर रही है, तो रिस्क उस कंपनी को हम ज्यादा एलोकेट करेंगे क्योंकि यार वो कंपनी एक ही सेक्टर में है, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो वो पूरी कंपनी का जो बिजनेस है ओवरऑल वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरी कंपनीज ओवरऑल ग्लोबली क्या कर रही हैं, वो उनका पूरा सप्लाई चेन आप देखिए तो चाइना पे डिपेंडेंट था, अब वो डाइवर्सिफाई कर रही है। और इसका फायदा किसको मिलना चाहिए सबसे ज्यादा? इंडिया को। यस, हमारे इंडिया को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए अगर इंडिया सही स्टेप्स लेता है। तो कंपनीज जैसे जैसे ये डिसीजन ले रही है तो मनी भी उसी हिसाब से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट फर्म्स कुड पिवट टू, सेड हैंकी। यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी $50 बिलियन के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिए। यूएस गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू $4 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, दे आर मेड बाय इंडिविजुअल फंड एडमिनिस्ट्रेशंस। एंड ये जो फंड एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये लोग हैं जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं, ये इवैल्यूएट कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट को और डिसीजन ले रहे हैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से कि कितना रिस्क है इस कंट्री में। जैसे हम लोग कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं ना कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं, इस कंपनी में, फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री को एज अ कंपनी देखते हैं, ठीक है, और ओवरऑल हर चीज देखते हैं कि वो कंट्री कितना स्टेबल है, वहां स्टेबिलिटी है या नहीं, वहां पे बिजनेस को लेके कैसा एनवायरनमेंट है, वहां लेबर फोर्स अवेलेबिलिटी है या नहीं, वहां कंजम्पशन है या नहीं, डिमांड है या नहीं। तो इन चीजों में इंडिया बहुत ही बढ़िया लगता है ओवरऑल। अगर आप इंडिया को गेज करें दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विश टू इन्वेस्ट एट स्केल, बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, छोटा नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया अभी ऑफर कर रहा है अक्रॉस रियल एसेट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, डिजिटल, क्लाइमेट, इतने सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ ग्रोथ है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, जीडीपी बढ़िया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ओवरऑल अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी वांट टू इंप्रूव दैट, बट उससे हमें ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक जो ग्रोथ इंडिकेटर्स है वो बहुत बढ़िया है हमारे, ठीक है। रिस्क ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, यस, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब सोचिए आप अगर अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए अफ्रीका में लगाए, तो 100 रुपए आप अफ्रीका में लगा रहे हो तो आप रुपए से अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो रुपए को, राइट। तो अब 100 रुपए जो आपने लगाए थे उसकी वैल्यू अगर क्या पता 50 ही रह जाए, क्योंकि वहां की करेंसी ही डिप्रिशिएट हो गई। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगा, राइट। तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर करेंसी बड़ी तेजी से डेप्रिशिएट कर जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। करेंटली यूएस लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंडिया में, जहां एफपीआईज आ रहे हैं। एसेट्स अंडर कस्टडी करीब 32 ट्रिलियन रुपीज है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पेंशन फंड्स जो हैं ये बहुत बड़ा चंक इसमें से ओन करते हैं। पेंशन फंड्स यूएस में इन्वेस्ट करते हैं वाया एक्टिव फंड राउट थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स के थ्रू, और ये मैंडेट्स देते हैं पॉपुलर यूएस फंड्स को जैसे कि फिडेलिटी, पिमको, इन्वेस्को, टेम्पल्टन टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स। और ये इन्वेस्ट करते हैं पॉपुलर इंडिसेस के थ्रू जैसे एमएससीआई, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, ACWI, MSCI वगैरह न्यूज पे आता रहता है, इसके बारे में एक दिन हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट ये ओवरऑल एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है 5 कंपनीज का, जिसमें अलग अलग कंपनी को इंपॉर्टेंस दिया गया है अलग, किसी को 15% वेट दिया गया है, किसी को सिर्फ 1.5% वेट दिया गया है। वैसे MSI इंडेक्स कंट्रीज को वेट देता है, ऐसे समझ लीजिए अभी इसे ओवरऑल। तो यहाँ बात चल रही है कि किस तरीके से पूरे आर्टिकल में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं बाहर दूसरे देशों से, स्पेसिफिकली चाइना से।
अब बात करता हूं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यूएस, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया है, इसे बोलते हैं एआई ट्रीटी। एंड ये सबसे पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। यस, और थर्सडे को ये ओपन हुआ है। तो कंट्रीज जिन्होंने इसे निगोशिएट किया वो है यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, द काउंसिल ऑफ यूरोप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एआई कन्वेंशन में ये सारे लोग इस ट्रीटी को साइन करने वाले हैं, सारी कंट्रीज एंड यूनियन मिलकर, जो कई सालों से जिस पे काम चल रहा था। एंड ये अडॉप्ट किया गया है मई में आफ्टर डिस्कशंस बिटवीन 57 कंट्रीज, जो एड्रेस कर रहे हैं रिस्क जो एआई पोज करते हैं। यस, एआई हैज पोज अ लॉट ऑफ रिस्क अभी, जिसे कहीं ना कहीं कंटेन किया जाता रहता है, हमेशा कंटेन किया जाता रहता है, बट दे आर स्टिल लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स जो एआई में हो रहा है। हमें भी नहीं पता कि आगे क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड आप दुनिया में देखेंगे जितनी भी बेस्ट चीजें आई है उनके गलत यूज भी रहे हैं। सो एआई इज समथिंग जो बहुत ही इजीली मिसयूज हो सकता है। तो एक कन्वेंशन एक मेजर स्टेप है जहां पे इंश्योर किया जाएगा कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इन्हें हार्नेस किया जाए विदाउट इरोडिंग आवर ओल्डेस्ट वैल्यूज, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को कहीं हम ऐसा ना हो कि सैक्रिफाइस कर दें या रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दें इस डेवलपमेंट को चेस करने के लिए, इनोवेशन को चेस करने के लिए। तो एआई कन्वेंशन फॉलो करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल पे अफेक्टेड बाय एआई सिस्टम्स, एंड ये सेपरेट है ईयू एआई एक्ट से। अब यूरोपियन यूनियन ने तब तक एक और अलग एक्ट बना दिया था, ईयू एआई एक्ट, ठीक है, तो ये उससे काफी अलग है। ये इंटेल करता है कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस ऑन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ एआई सिस्टम्स विद इन ईयू इंटरनल मार्केट। तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो फाउंड किया गया था 1949 में ह्यूमन राइट्स के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग है ईयू से, एंड ये ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते हैं। 46 कंट्रीज इसके मेंबर भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कन्वेंशन है अडॉप्ट किया गया मई में बाय मोर देन 50 कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये कवर करता है एआई सिस्टम जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यूज होंगे। सिग्नेटरीज को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा किसी भी हार्मफुल या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम के लिए ऑफ एआई सिस्टम्स। और ये एड्रेस करता है रिस्क जो एआई पोज कर सकता है while promoting responsible innovation। yes, यहाँ responsible innovation की बात हो रही है, काफी रिपीट हो रहा है ये वर्ड इन कन्वेंशंस में। और ये ईयू का एक दूसरा एक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, उससे अलग है, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं कि क्या मैं बोलूंगा इसका इम्पैक्ट होता है और क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे लगता है इस एक्ट को बनाते टाइम जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज है उनसे भी जरूर सजेशंस लिए गए होंगे। डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल, द राइट फ्रेमवर्क, सही फ्रेमवर्क। किस फ्रेमवर्क की यहां बात चल रही है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा टॉपिक रहेगा जिसके लिए हम लोग फ्रेमवर्क की चर्चा करें। क्योंकि इंडिया में अगर आप पॉलिसी ओवरऑल देखें तो कई सारे फ्रेमवर्क्स की हमें जरूरत है जो चेंज होते रहे, या फिर नए फ्रेमवर्क्स आए जो काफी बेटर हो पुराने से। ऐसा ना हो कि पुराने जो शॉर्टकमिंग्स थे उसी को हम लोग नई चीजों में भी ले। अब देखिए मैं बता दूं, एक इंटरेस्टिंग और एक लाइवली डिबेट अभी बहुत दिन से चल रहा है और हम भी उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जितने व्यूअर्स हैं हम एक्सटेंसिवली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का किस तरीके से अचीव नहीं हो पा रहा है सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है फूड इन्फ्लेशन। और कई बार हमने ये चर्चा किया, एडिटोरियल्स कवर किए कि इन्फ्लेशन के डेटा से फूड इन्फ्लेशन को हटा दो, क्योंकि टमाटर प्याज के दाम आरबीआई कैसे कम करेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का काम है ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके, लेकिन आरबीआई कैसे कम करेगा टमाटर के दाम को, क्योंकि ये सप्लाई का प्रॉब्लम है। टमाटर के दाम कभी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। दाल की सप्लाई कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, मौसम पर डिपेंड करता है। तो फूड इन्फ्लेशन ओवरऑल काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, फिर वहां से दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि हमारे जो लोन्स हैं ये सस्ते नहीं हो पा रहे हैं, महंगाई दर ऊपर है। हमारे लोन सस्ते होंगे जब महंगाई दर नीचे आएगा, और महंगाई दर नीचे तभी आएगा जब फूड प्राइसेस नीचे आएंगे। तो इकोनॉमिस्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये रीजन दिया कि फूड प्राइसेस ज्यादा हैं क्योंकि सप्लाई प्रॉब्लम है और डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया इसलिए फूड प्राइसेस महंगे हो गए, राइट। ये थोड़ा फनी भी साउंड करता है। तो शॉर्ट रन मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है ना, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या हैं, जैसे ब्याज दर को बढ़ाना, घटाना, ओवरऑल कैश को कंट्रोल करना मार्केट में, इकोनॉमी में, ये प्राइसेस को कंटेन करते हैं, प्राइस प्रेशर्स को जो एक्सेस डिमांड से आ रहा है। ये भी बात सही है। आरबीआई क्या करता है, ब्याज दर बढ़ा देता है, हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, पैसे कम होते हैं तो हम खर्चा कम करते हैं। लेकिन ये जो टमाटर और
आलू और ये मैं बोलूंगा दाल के रेट बढ़ रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी बढ़ रहे हैं कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया है, ये तो सप्लाई कम है इनकी इसलिए बढ़ रहे हैं। तो सिंपल कॉमन सेंस एक आम आदमी से भी आप पूछोगे, बोलेगा हाँ यार बिल्कुल सही बात है, फिर क्यों आप इसको कंसिडर कर रहे हो, ये तो अलग चीज हो गई। तो चीफ इकोनॉमिक इस रिगार्ड में एक पीस पब्लिश किया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा, वी अनंत नागेश्वरन द्वारा। उन्होंने कहा कि नथिंग इज सेटल्ड इन साइंस मोर सो इन सोशल साइंसेज, और बहुत ही बढ़िया कोट है ये, इससे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो कि साइंस में कुछ भी सेटल नहीं है, एंड मोर सो इन सोशल साइंसेज। पॉलिसीज पर्टिकुलरली इन लार्ज और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जैसे इंडिया है, ये कॉन्स्टेंटली डिबेट होती रहनी चाहिए और रिफाइन भी होती रहनी चाहिए विद चेंजिंग रियलिटीज एंड डेवलपमेंट नीड्स। ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हमारी है उसे हमें हमेशा रीथिंक करते रहना होगा, क्रिटिसाइज भी करते रहना होगा, ताकि हम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर पाए। अगर आप खुद को नहीं इवैल्यूएट करोगे और रीजन करोगे अपने साथ कि क्यों आपको डेली इवॉल्व करना चाहिए और चेंज करना चाहिए अपने ओपिनियंस को, तो प्रॉब्लम ये होगी कि किसी और को ये करना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल टू बी श्योर कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंडिया में जो अडॉप्ट किया गया है वो डिफरेंट है पहले से इन एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स। पहले जो हम फॉलो कर रहे थे इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, पहले से 2 चीजों में वो ओवरऑल ये अप्रोच काफी डिफरेंट है। सबसे पहला कि गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड बाय आरबीआई एक्ट टू सेट इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल बैंक। पहले क्या होता था कि आरबीआई एक्ट के मदद से गवर्नमेंट सेट करती थी कि हमारे इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ वो सेंट्रल बैंक को भी कंसल्ट करती थी और ये रिव्यू होता था एवरी 5 ईयर्स, और टारगेट रहता था 4% पे, जो सीबीआई का टारगेट था, जहां टॉलरेंस बैंड था 2 परसेंटेज पॉइंट्स का। इसकी वजह से जनरल मार्केट अंडरस्टैंडिंग आई और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो है वो और प्रेडिक्टेबल हो गए, इजी टू अंडरस्टैंड हो गए। सेकंड क्या था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है ना, अब ये 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें 3 एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं। तो 3 मेंबर्स हो गए हमारे आरबीआई के और 3 मेंबर्स 6 में से बाहर के हो गए। तो इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और आरबीआई गवर्नर पे प्रेशर भी काफी कम हो गया, जो अकेले पूरा कॉल लेते थे, पहले उनका डिसीजन होता था तो उनपे ही पूरा ब्लेम भी आ जाता था। तो ओवरऑल अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दस इट इज रीजनेबल टू आर्ग्यू कि ये जो फ्रेमवर्क है ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है जो पहले इंडिया में था। और अर्लियर सिस्टम में पॉलिसी डिसीजंस कई बार डिफिकल्ट हो जाते थे टू कम्युनिकेट, क्योंकि सेंट्रल बैंक टारगेट करता था मल्टीपल इंडिकेटर सिर्फ एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से। तो अब ये कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम नहीं है, अब यूजुअली चीजें बड़ी ही क्लियर रहती हैं और बहुत प्रिडिक्टेबल रहती है पहले से। तो अगर टू बी फेयर अगर आप देखें, आरबीआई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी अभी कुछ अपने आप में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि टारगेट चेंज कर दिया 4 से 3.5 कर दिया, नहीं, इंडिया में अलाउड नहीं है। आरबीआई इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं चेंज कर सकता, एंड यहाँ पे ये भी नहीं कर सकता कि वो 1 पार्ट ऑफ कंज्यूमर बास्केट को अकाउंट में ले और ना ले। इसके लिए आरबीआई एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुद ही आरबीआई डिसाइड कर ले कि नहीं हम फूड इन्फ्लेशन में टमाटर को हटा रहे हैं, दाल को हटा रहे हैं, ये करना पॉसिबल नहीं है। एक्ट ये मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे टारगेट इन टर्म्स ऑफ सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, आरबीआई अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओवरऑल। तो बहुत अच्छा लगा इस आर्टिकल के थ्रू ये जानकर कि इतने दिन से हम डिस्कस तो कर रहे थे बट इसका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा मिला कि जो हम चीजें चाह रहे हैं इट कैन नॉट बी डन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर शक्तिकांता दास। यहाँ पे गवर्नमेंट हैज टू टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन एंड Parliament can only be persuaded to amend the law if there is enough analytical evidence। अगर analytical evidence है तो पार्लियामेंट को कन्विंस किया जा सकता है, परसुएड किया जा सकता है कि आप इस लॉ को अमेंड कर दीजिए ओवरऑल। Subsequent research by economists at the RBI and elsewhere has shown कि जो फ्रेमवर्क है काफी अच्छा चल रहा है जो अभी इंडिया में है ओवरऑल, ये एक्सपर्ट कमेटी का फ्रेमवर्क। तो सेंट्रल बैंक हमेशा इग्नोर कर सकता है ट्रांजिटरी स्पाइक्स को फूड प्राइसेस में, जैसे कि कभी दाल, टमाटर और जितने भी कंजप्शन वाले आइटम्स है फूड से रिलेटेड जो स्पाइक आ रहा है, आरबीआई इसको इग्नोर कर सकता है। और रिसर्च आरबीआई इकोनॉमिस्ट का आया है, वो हाईलाइट कर रहा है कि परसिस्टेंटली हाई फूड प्राइसेस ना, इससे होता क्या है कि कोर इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है। तो टारगेट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसको एनालिटिकल एविडेंस से बैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है, वो आप फील कर रहे हो, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, या 1-2 बार ऐसा हो गया, नहीं, प्रॉपर एनालिटिकल एविडेंस चाहिए। कोई ओपिनियन नहीं मैटर करता कि आपका ओपिनियन क्या है। और ये पॉसिबल ये भी है कि ऑप्टिमल कोर इन्फ्लेशन टारगेट है या फिर जस्ट इन्फ्लेशन विदाउट फूड अगर आप टारगेट करते हैं तो इट मे नॉट बी 4%। तो यहाँ पे काफी रिस्क आप रन कर रहे हो अगर आप पॉलिसी फ्रेमवर्क को अचानक से चेंज कर दो, जहां पे डी एंकर हो सकता है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है।
ओवरऑल लोग ये भी कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हैं कि आरबीआई लगता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम कर ही नहीं पा रहा है, फूड इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पा रहा है। तो ये नेगेटिव एक मैं बोलूंगा ओपिनियन क्रिएट कर सकता है लोगों के दिमाग में कि इसीलिए उसने फूड इन्फ्लेशन को कंसिडर करना ही कम कर दिया या उसका वेटेज ही बहुत कम कर दिया। अगले आर्टिकल की बात करूंगा मैं, यह है ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में, क्योंकि अब दिवाली और दशहरा आ रहा है और बिग बिलियन डेज भी आ रहे हैं। अमेजन पे भी सेल्स आई थिंक शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज अब हायरिंग कर रही है बहुत ही जोर शोर से, स्पेसिफिकली गिग रोल्स के लिए और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के लिए। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा एनहांस कर रहे हैं फास्टर डिलीवरी के लिए, और क्विक कॉमर्स कंपनीज एक्सपैंड कर रही है अपने डार्क स्टोर नेटवर्क्स को एंटिसिपेटेड डिमांड को मीट करने के लिए। सीजनल जॉब्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे एज मच एज 20% दिस फेस्टिवल सीजन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो ओवरऑल हायरिंग पुश मिल रही है। मीशो ने कहा है कि वो करीब 8.5 लाख सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला है अपने सेलर और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में। पिछले साल से 70% का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा मीशो में। इसके अलावा वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है कि करीब 11 नए फुलफिलमेंट सेक्टर अनाउंस किया है कि ये खुलने वाले हैं अक्रॉस 9 सिटीज ऑन वेंसडे अहेड ऑफ इट्स फ्लैगशिप द बिग बिलियन डेज इवेंट, जहां पे कंपनी ऑपरेट करती है 83 सच सेंटर्स। तो फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन एक्सटेंशन क्रिएट करेगा 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया। एंड वी कैन सी कि ई कॉमर्स किस तरीके से लार्ज स्केल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लेटफॉर्म है टीम लीज। ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो देखेगा करीब 35% सर्ज इन सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल दिस ईयर्स फेस्टिवल सीजन, जहां पे सेक्टर एम्प्लॉय करेगा अप टू 1 मिलियन गिग वर्कर्स एंड 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। तो 10 लाख गिग वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे एंड 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ भी यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये लाना चाहते हैं ओवरऑल। तो प्रोमिनेंट जो 3PL प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वेयर हाउस को, कहाँ वो स्टोर करेंगे अपने सामान को, कहाँ से डिलीवर होगा। ओवरऑल लॉजिस्टिक कैपेसिटी इस तरीके से एक्सपैंड कर रही है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है इंडिया में आज तक। इट्स लाइक नेवर बिफोर टू मीट द फेस्टिवल सीजन डिमांड। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिवल सीजन डिमांड बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी ओवरऑल किस सेक्टर को इससे फायदा हो सकता है? ओवरऑल हमारे पास सेक्टर्स हैं लॉजिस्टिक्स के। मुझे लगता है लॉजिस्टिक्स को बहुत फायदा होगा। अब इस टाइम पे कई लोग क्रेडिट कार्ड कंपनीज पर भी नजर रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है काफी ज्यादा यूज होने वाला है। बट मैं ये भी बता दूं कि आप एक बार प्रोडक्ट रिसर्च भी कीजिए, आप एक बार कहीं पे अप्लाई कीजिए नए क्रेडिट कार्ड के लिए, आप देखिए कि रूल्स पहले से काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जिस हिसाब से पहले एकदम मैं कहूँगा जेनरसली बांट रही थी 21 साल के लोगों को नए नए क्रेडिट कार्ड्स अच्छे अच्छे लिमिट्स के साथ, अब ये नहीं हो पा रहा है। अब आरबीआई ने कुछ सेक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड ग्रोथ मुझे लगता है इस बार थोड़ा कम होने वाला है। बट लेट्स सी, वी हैव टू सी कि क्या होता है। लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनीज बहुत बढ़िया ग्रो करेंगी और ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स है वहां पे भी बहुत बढ़िया मुझे लगता है ओवरऑल टर्नओवर देखने को मिलेगा। काफी अच्छा कंजम्पशन क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। और यहाँ पे कई सारे आप कहेंगे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं और ओवरऑल लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जो लिस्टेड भी है इंडिया में। जैसे कि मैं बात करूं इंडिया में, अगर आप देखेंगे डिलीवरी लिस्टेड है, ब्लू डार्ट है और भी बहुत सारी। मैं सब ये देखो, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट आप खुद से इन्हें एनालाइज कर सकते हैं इन सेक्टर्स को जिनको बेनिफिट मिलेगा। बट यू हैव टू टेल मी कि और कोई सेक्टर आपको लगता है जो बेनिफिट कर सकता है, ओवरऑल काफी ज्यादा बेनिफिट जो कर सकता है बिकॉज ऑफ जो ये सेल्स आने वाले हैं बड़े बड़े इंडिया में इन दी दिवाली एंड दशहरा फेस्टिवल्स। डीमैट अकाउंट्स हिट फ्रेश हाई एंड टॉप्स 171 मिलियन मार्क। इंडिया में डीमैट अकाउंट का रिकॉर्ड हर महीने टूट रहा है। टोटल डीमैट अकाउंट्स, अब जिन लोगों को डीमैट अकाउंट्स नहीं पता हो, शायद ऐसे व्यूअर्स हो, उन्हें मैं बता दूं, आप अपने बैंक अकाउंट से ना किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है या ट्रेड करना है, आपको डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट चाहिए होता है, डीमैट अकाउंट। तो इसमें आप अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं और दूसरे सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये करीब 40 लाख बढ़ चुके हैं अगस्त में और ये 171 मिलियन 17 करोड़ का मार्क भी क्रॉस कर चुके हैं। और ये जो इंक्रीमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, ये आ रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की वजह से, आईपीओ की वजह से। लोग आईपीओ में पैसा लगाना चाह रहे हैं इस वक्त और आईपीओ में पैसा लगाने के लिए जबरदस्त डिमांड हो रही है डीमैट अकाउंट्स की। अगर आप डेटा देखें एनएसडीएल का एंड सीडीएसएल का, तो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो कंट्री में इस वक्त खुले हैं वो है 171 मिलियन, जो स्टैंड करते हैं एज ऑफ 31 अगस्त।
एंड डीमेट टैली इंक्रीज हो रही है। डीमेट टैली आईपीओ की वजह से लास्ट मंथ 10 कंपनीज ने आईपीओ से 17,000 करोड़ रेज किया है। तो क्वांटम ऑफ फंड्स के अगर आप टर्म्स में कंपेयर करें तो ये 2022 में से सबसे ज्यादा है अभी, और अभी 2024 चल रहा है ओवरऑल। तो जब एलआईसी ने हिट किया था मार्केट को तब इस तरीके का ओवरऑल लार्ज इशू देखने को मिला था। इस वक्त फर्स्ट क्राई से लेके ओला इलेक्ट्रिक सारे आईपीओ आए हैं, पॉपुलर आईपीओ हैं जहां लोगों ने काफी पैसा भी लगाया है। तो एक रीसेंट स्टडी आई है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट की, कि इन्वेस्टर्स नए अकाउंट खोल रहे हैं प्राइमरली आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हाफ ऑफ जो टोटल डिमांड है डीमैट अकाउंट्स हैं वो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। तो आईपीओ की डिमांड एक्चुअली बहुत ज्यादा है इंडिया में। मार्केट एक्सपर्ट्स ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मार्केट स्टेबिलिटी के लिए। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा ओवरऑल आप देखेंगे कि ग्रोथ भी होगी स्टॉक मार्केट की, क्योंकि ऑफकोर्स लिक्विडिटी ड्राइव करती है मार्केट को। किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो भले ही वो चीज कुछ खास ना हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे आप क्रिप्टो में देखते हो कितने सारे कॉइन्स हैं, डॉज कॉइन्स हैं, शिबा इनू है, ऐसे कौन से जिन्हें मीम टोकन्स बोलते हैं। इनकी यूटिलिटी क्या है पता नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी वैल्यू क्यों है 80,000 करोड़? वैल्यू इसलिए है क्योंकि लोगों को ये पसंद है, दैट्स इट। अगर कोई चीज मास में लोगों को पसंद है वही उसकी वैल्यू है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज कुछ हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, और लोग क्योंकि पैसा इतना डाल रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है उसके शेयर को खरीदने के लिए, सब डिमांड इतनी बढ़ रही है कि उसके शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जब बेयर मार्केट आता है तो लोग क्योंकि पैसा शेयर बेच रहे होते हैं, डिमांड नहीं होती है शेयर, अच्छे शेयर की भी, तो अच्छी अच्छी कंपनीज भी नीचे आ जाती हैं जो बहुत बढ़िया पैसा कमा रही है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि गुड इन्फ्लो आया है डीमैट अकाउंट्स में। और लोग क्योंकि उल्टा सोचते हैं, इंडिया में क्या होता है कि लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है तब मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, मार्केट नीचे आता है तो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन होना चाहिए उल्टा, जब मार्केट नीचे आए तब रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुलने चाहिए, ताकि क्योंकि तभी तो आपको सस्ते में मिल रही है अच्छी चीजें। अब जब बहुत महंगी मिल रही है चीजें, लोग तब लेना चाह रहे हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट लोगों का तब ज्यादा ड्राइव हो रहा है। तो ओवरऑल भेड़ चाल काफी ज्यादा काम करती है ओवरऑल किसी भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो। इस तरीके से शॉर्ट टर्म ये बढ़िया है काफी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं रहेगा। इस तरीके से डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है कि खुलते रहे, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी यहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिलेगा, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। डिस्कस करते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का आउटलुक। कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिगार्डिंग स्ट्रेस इन एमएफआई। एमएफआई क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं ना। तो आइक्रा और इंडिया रेटिंग्स ऐसी एजेंसी है जो हाईलाइट कर रही है इंक्रीजिंग डेलिंक्वेंसीज। डेलिंक्वेंसीज शायद मैंने आपको कभी नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता दूं, एक ना लोन जो कंपनीज देती है ना, वो डेलिंक्वेंसी रेट चेक करती है कि इकोनॉमी में अभी, या फिर इकोनॉमी में या उसके कस्टमर्स में डेलिंक्वेंसी रेट कितना है। तो डेलिंक्वेंसी क्या होता है? जब आप ना लोन ले रहे हो, आप ईएमआई स्किप कर दे रहे हो, नहीं चुका रहे हो, ठीक है, तो ये ओवरऑल काफी दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। तो एनबीएफसी और एमएफआई क्रेडिट कॉस्ट ये पुश हो रहा है टू 320 टू 340 बीपीएस इन FY25, जो पहले 220 बीपीएस था। एसेट क्वालिटी रिस्क है। जब भी आप लोन देते हो ना, आप पर्सनली सोचिए, बैंकिंग के टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं नॉर्मल लोगों को, लेकिन बड़े ही सिंपल है, ये आम भाषा से आए हैं। आपने अपने 10 दोस्तों को अगर ब्याज दिया है तो हर एक ब्याज की क्वालिटी अलग है। जैसे मैं बोलूंगा, ये बताओ सबसे बढ़िया क्वालिटी का लोन तुमने किसको दिया है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा दोस्त सबसे ज्यादा कमाता है और हर बार उसने सबसे टाइम पे पैसा लौटाया है, उसको मैं बोलूंगा ये टॉप क्वालिटी है, ये 5 स्टार है। तो उसको मैं मानूंगा कि ये मेरा यहाँ ओवरऑल पैसे लॉस होने का रिस्क बहुत कम है। तो हाई एसेट क्वालिटी हो गया वो। एसेट मतलब जहां से पैसा आ रहा है। लो एसेट क्वालिटी कौन है? मैं बोलूंगा मेरा दोस्त है जो बिजनेस कर रहा है, लेट्स से, या फिर जॉब ढूंढ रहा है, अभी जॉब नहीं है, और थोड़े वो इंस्टॉलमेंट्स पहले स्किप भी कर चुका है। तो अब क्या होगा? इसके एसेट क्वालिटी मैं बोलूंगा कम है, मेरा ये जो एसेट है। तो एसेट क्वालिटी ऐसे बैंक्स को असाइन करना पड़ता है रिस्क के हिसाब से। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटीज ना कम हो गई है। अगर आप देखें एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ भी डिप हो गया है टू 17-19%, जो था 29% FY25 में। अब यहाँ 10% की कमी दिख रही है हमें। तो एएम ग्रोथ जो है ये 24% हो गया है, डाउन 24% है ईयर ऑन ईयर, ऑन द बैक ऑफ 30% डिक्लाइन इन FY24 Q4। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर्ट कर रहे हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को काफी ज्यादा। एंड इंडिया रेटिंग्स क्लेम कर रहा है कि जितने भी बोरोवर्स हैं एमएफआई के,
वो हिट कर रहे हैं वेरी हाई लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड लेवरेज। प्रॉब्लम ये है कि जितनी इनकी कैपेसिटी नहीं थी इनके कस्टमर्स की, उससे ज्यादा इनके कस्टमर्स ने लोन ले लिया है। प्रॉब्लम ये है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जब लोन बहुत इजीली एक्सेसिबल हो तो लोग बहुत गलतियां कर बैठते हैं, पैसा संभाल नहीं पाते हैं और ले लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स, मुद्रा लोन्स, गोल्ड लोन्स और दूसरे जो फिनटेक लोन्स हैं, इनकी वजह से ज्यादा ही अवेलेबिलिटी हो गई है इजी, और लोग फालतू के खर्च के लिए भी लोन ले रहे हैं। तो ये पैसा जाके इनके पास रहा है, ये पैसा एक्चुअली कंपनीज के पास जा रहा है जो कंजम्पशन वाली कंपनीज है, जो कार बेच रही है, बाइक बेच रही है, महंगे कपड़े बेच रही है, महंगे घड़ियां, महंगे फोन बेच रही है। प्रॉब्लम ये है कि लोन का यूज एसेट बाई करने में नहीं हो रहा है, पैसे को खर्च कर देने में यूज कर दे रहे हैं लोग। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफी परेशान कर सकता है, जो किसानों को और रूरल एरियाज में जो लोन दिए गए हैं वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी इंक्रीज हो सकते हैं बाई एटलीस्ट 30 बीपीएस। यस, क्योंकि बारिश नहीं होगी, इनकम अगर घट गई तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन होते हैं, एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोन्स जो एक्सपेक्टेड हैं कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, नहीं आएंगे, बैंक के पास ये पैसा नहीं आने वाला। तो एलिवेटेड पीएआर है, प्रॉफिट एट रिस्क है, पोर्टफोलियोज है अक्रॉस प्लेयर्स ओवरऑल। तो पीआर किसको बोलते हैं? प्रॉफिट एट रिस्क वो लोन होता है जो ओवरड्यू हो गया है 30 दिन या उससे ज्यादा, 30 दिन और उससे ज्यादा हो गया है और पैसे नहीं आ रहे हैं, जो ईएमआई है वो नहीं आ रही है। तो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है स्टॉक मार्केट में, आप इनकी एक बार परफॉर्मेंस देखिए। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ओवरऑल, आप देखिए स्पंदना, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है देखना चाहिए कि किस तरीके से आगे जो मैं बोलूँगा लेंडीज हैं, जिन लोगों ने, जो बोरोवर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्या वो टाइमली पे करते हैं, क्या ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स मैनेज कर पाते हैं इस सिचुएशन को। अगर नहीं कर पाते तो कुछ भी नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है इस मार्केट में। तो हमें देखना होगा कि कौन से एमएफआई सर्वाइव करते हैं और कौन से जो लोगों को बहुत ही ज्यादा फ्रीली लोन दे रहे हैं वो यहाँ सफर करते हैं, ये जरूर हमें देखना होगा। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। डीलर साउंड फ्रेश अलार्म ऑन हाई स्टॉक। अगला आर्टिकल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। 70 से 75 दिन की इन्वेंट्री जमा हो गई है। करीब 7,80,000 व्हीकल्स हैं जिनकी वैल्यू 77,800 करोड़ है, ये पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड जो नंबर इन बोथ वॉल्यूम और वैल्यू ये 7% हायर है देन जुलाई। ये इंडिकेट कर रहा है कि डीलर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कार मैन्युफैक्चरर से कि भैया प्लीज आप ये कैलिब्रेट करो इस चीज को, आप कार्स बना रहे हो, हमें भेज रहे हो, लेकिन ये पड़े हुए हैं, इतनी डिमांड नहीं है जितनी हमने सप्लाई क्रिएट कर दी है। तो रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन, पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज किए जा रहे हैं डिस्पैचेस को टू डीलर्स ऑन मंथ बेसिस। एंड इससे सिचुएशन और खराब हो रही है, एग्जैस्परेट होना मतलब और ज्यादा डिटीरियोरेट होना और बेकार हो जाना। तो ये इन्होंने ऐड किया है फाडा के प्रेसिडेंट ने। फाडा है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। जितने भी डीलर्स हैं ना, जो शोरूम वाले हैं, ये डीलर हैं, इनका एक एसोसिएशन है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप कार मत भेजो हमारे पास, और कंपनीज मान नहीं रही है, वो कार्स बना रही हैं और भेज दे रही हैं। तो इन्होंने कहा कि डीलर को एक्ट करना होगा बहुत स्विफ्टली और एडिशनल स्टॉक लेने से अपने आप को रोकना होगा कि एडिशनल स्टॉक ना ले, नहीं तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगी। और ऐसा ही एग्रेसिव अगर पुश रहता है एक्सेस स्टॉक का अनचेक्ड, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है ऑटो रिटेल इकोसिस्टम में। यस, तो मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेंट्री है विद इन द सिस्टम, ये करीब 4,15,000 से 4,20,000 यूनिट हो सकती है, जो 5 से 6 हफ्तों की है, 35 से 40 दिन की। अगर बैंक इन्वेंट्री लिमिट की बात करें जो है 45,000 करोड़, तो ओवरऑल यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या कार डिमांड में स्लो हो गया है ग्रोथ ओवरऑल, या फेस्टिवल्स की वजह से लोग ऑटोमोबाइल जो है कंपनीज हैं ये एस्टिमेट कर रही है कि फेस्टिवल पे इस बार बहुत बढ़िया सेल्स आने वाली है, इसीलिए ये अपने कार्स की इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत बढ़िया सेल्स होंगी। तो देखना होगा क्या होता है, क्योंकि डीलर्स तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। अगला आर्टिकल है स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर ना 17% घट गया है अप्रैल जुलाई पीरियड में। तो स्टेट्स, अगर मैं बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगी तो पैसे नहीं खर्च करेंगी डेवलपमेंट पे। ओवरऑल जो डेवलपमेंट पे पैसा खर्च होता है ना,
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड से किसी भी पॉलिसी पे, उससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर स्टेट्स ये नहीं करती हैं तो क्या होगा, स्टेट में ग्रोथ नहीं होगा, ओवरऑल इंडिया में भी नहीं होगा ग्रोथ। तो ये करीब 17% घट गया है अगर आप देखें फर्स्ट 4 मंथ्स में। एंड यहाँ पे पब्लिक सेक्टर केपेक्स काफी कम हो गया है। तो एज ऑफ अगर देखें इम्पैक्ट जो जनरल इलेक्शंस का रहा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे काफी लंबा रहा। यस, जनरल इलेक्शंस की वजह से ग्रोथ बहुत हिंडर हो गई। और जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सीपीएसई द्वारा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा, ये 16% यहाँ पे घट चुका है अप्रैल से जुलाई क्वार्टर में, जहाँ पे सेंटर का केपेक्स भी करीब घट गया है 17.5%। तो रिव्यू किया गया फाइनेंसेस ऑफ 18 स्टेट्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा, और इन्होंने दिखाया कि अप्रैल से जुलाई में ओवरऑल FY25 में 17% का डिक्लाइन है केपेक्स में। अगर स्टेट्स जो है ये रिव्यू किए गए, ये थे गुजरात, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा। तो काफी सारे स्टेट्स है जिन्हें यहाँ पे एनालाइज किया गया और ओवरऑल रिसोर्स क्रंच देखा गया, मतलब रिसोर्स की कमी देखी गई स्टेट्स में। तो सेंटर ने फ्रंट लोड किया है टैक्स डिवोल्यूशन को टू स्टेट्स बाय रिलीजिंग 2 इंस्टॉलमेंट्स अमाउंटिंग टू 1.39 लाख करोड़। तो स्टेट्स के पास पैसे की कमी थी, जिसकी वजह से सेंटर ने 2 ट्रांसेस में पैसे रिलीज किए हैं स्टेट्स के लिए। ओवरऑल टैक्सेस में से 18 स्टेट्स जिन्हें रिव्यू किया गया, यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है 16% ग्रोथ इन देयर टैक्स रेवेन्यूज इन अप्रैल टू जुलाई ऑफ FY25। एंड ये जो स्टेट्स हैं ये इनकी बोरोइंग गिरी है करीब 11%, तो विच इज गुड। बोरोइंग्स कम होना इज गुड फॉर स्टेट्स, क्योंकि देखा गया इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ना बहुत ही ज्यादा रेकलेस, मतलब ऐसा लगता है कोई 10 साल का बच्चा अगर पैसे स्पेंड करे ना, वो भी बेटर तरीके से स्पेंड करेगा। इतना बेकार तरीके से कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसे को मैनेज करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पैसा बस छापते जाओ और बस पैसा आ जाएगा हवा में से छाप के, इस तरीके से पॉलिसीज बना देते हैं, इतने पैसे खर्च कर देते हैं। स्टेट्स का बजट ऐसा डिफिसिट में चलता है ओवरऑल कि मतलब कोई दूसरा गवर्नमेंट आ भी जाए और अच्छा काम करना चाहे ना, तो 10-15 साल तक तो उसे वही फिक्स करने में लग जाएगा जो उन्होंने पूरा जो मेस क्रिएट किया होता है। तो स्टेट्स अंडर रिव्यू ने रिपोर्ट किया है करीब 9% एनुअल इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट 4 मंथ्स टू 10.54 लाख करोड़ एज कंपेयर टू 8% ग्रोथ सीन लास्ट ईयर अगो। तो ओवरऑल एनुअल रेवेन्यू स्टेट्स का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले से, विच इज अ गुड न्यूज। बट यस, जरूरी है कि ये पैसा खर्च हो और ये लोगों तक आए, लोगों के पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।